आइए अब हम अगले अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में जानते हैं, जो है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक आप सभी परिचित हैं, जिस तापमान पर कोई भी द्रव जमना प्रारंभ होता है। कोई भी द्रव जमना कब प्रारंभ होगा? जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो वह द्रव जमना प्रारंभ होता है, और यही टेम्परेचर उसका हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाता है। तो जब भी किसी विलायक में हम अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। तो हमने देखा कि विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से सदैव अधिक होता है। विलयन का वाष्प दाब अवाष्पशील विलेय को मिलाने के कारण कम हो जाता है। तो विलयन की स्थिति में हम देखते हैं कि विलयन में ठोस एवं द्रव प्रावस्था के मध्य जो साम्यावस्था है वो थोड़ी देर से प्राप्त होती है, या वो बहुत कम टेम्परेचर पर प्राप्त होती है। विलयन में भी वही चीज़ है कि द्रव एवं ठोस का जब वाष्प दाब बराबर होगा तो वह विलयन का हिमांक होगा। वैसे ही विलायक के लिए जब विलायक का वाष्प दाब उसी के ठोस रूप के वाष्प दाब के बराबर होगा तो वह विलायक का हिमांक बिंदु होगा। तो विलायक में ठोस एवं द्रव के बीच जो साम्यावस्था है वो जल्दी स्थापित होगी, जबकि विलयन की स्थिति में हम देखते हैं कि विलयन में जो द्रव प्रावस्था है और जो ठोस प्रावस्था है उनके मध्य साम्यावस्था कुछ कम टेम्परेचर पर प्राप्त होती है। इस हिमांक में अवनमन को या जो हिमांक में कमी हुई है इस चीज़ को हम एक ग्राफ से समझ लेते हैं। यहाँ जो ग्राफ है यह विलयन और विलायक के वाष्प दाब जो कि y अक्ष पर है लिया गया है और x अक्ष पर टेम्परेचर को लिया गया है। तो तापमान और विलयन और विलायक के वाष्प दाब के मध्य खींचा गया ग्राफ है। यहाँ पर कर्व जो AB है वह विलायक के वाष्प दाब को बताता है और कर्व BC ठोस विलायक के वाष्प दाब को बताता है, जबकि कर्व DE यहाँ पर विलयन के वाष्प दाब को बताता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि विलयन का वाष्प दाब का जो वक्र है वह नीचे है और विलायक के वाष्प दाब का जो वक्र है वह ऊपर है, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब विलयन की तुलना में अधिक होता है। जब हम अवाष्पशील विलेय वाले विलयन की बात करते हैं तो विलयन का वाष्प दाब नीचे है, लेकिन दोनों ही कर्व में हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं प्रत्येक तापमान पर दोनों का जो वाष्प दाब है वह भी बढ़ता जा रहा है। अब हम इसके हिमांक बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो विलायक वाला कर्व है वहाँ पर B बिंदु है। B बिंदु पर विलायक एवं ठोस विलायक का जो वाष्प दाब है वह बराबर हो गया। तो B बिंदु पर जो तापमान लिया गया है वह है T0F। T0F विलायक का हिमांक बिंदु होगा। इसी तरह से विलयन का जो कर्व है DE वहाँ पर E बिंदु है और E बिंदु पर जो विलयन है उसका द्रव रूप यानी द्रव प्रावस्था और विलायक का ठोस प्रावस्था यानी विलायक जो ठोस विलायक का कर्व है BC वहाँ से ठोस विलायक और विलयन का जो वाष्प दाब है वो दोनों बराबर हो गया बिंदु E पर में प्राप्त हुआ है बिंदु E। उस बिंदु E पर जो टेम्परेचर लिया गया वह है TF, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का हिमांक है। तो यहाँ TF का मान T0F के मान से कम होता है, क्योंकि जैसे ही अवाष्पशील विलेय किसी विलायक में मिला देते हैं तो उसके हिमांक में कमी होती है। तो यहाँ TF जो है वो T0F से कम होगा, तो T0F माइनस TF इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा TF को बताता है। डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ डेल्टा TF समानुपाती होगा स्मॉल m के। जैसा हमने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था वहाँ हमने डेल्टा TB पढ़ा था, सेम उसी तरह से यहाँ हिमांक में अवनमन का पढ़ना है कि डेल्टा TB की जगह पर हम यहाँ पर डेल्टा TF समानुपाती स्मॉल m।
तो डेल्टा TF बराबर होगा KFM। वहाँ हमने KB पढ़ा था, यहाँ हम KF पढ़ रहे हैं। KF एक स्थिरांक है जो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है, या इसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ पर यदि m इक्वल टू 1 ले लिया जाए, यानी 1 मोलल विलयन की बात करें, तो m इक्वल टू 1, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF होगा। तो KF की परिभाषा हम दे सकते हैं कि जो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक होगा वह हिमांक में अवनमन के बराबर होगा यदि हम विलयन की मोललता इकाई में लेते हैं, यानी m इक्वल टू 1 लेते हैं। तो यहाँ पर जो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है KF, उसकी गणना भी हम ऊष्मागतिकी संबंधों के आधार पर कर सकते हैं। तो KF इक्वल टू mRT0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। फ्यूजन यानी गलन, यहाँ पर डेल्टा H जो है एंथैल्पी परिवर्तन है, गलन के लिए है। तो डेल्टा H को हम लिख सकते हैं कि विलायक की मोलर गलन ऊष्मा, यानी हम एंथैल्पी की ही बात करें, H एंथैल्पी और डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन। और जो कैपिटल M है वह यहाँ पर विलायक का मोलर द्रव्यमान है। R के बारे में आप भली भांति परिचित है कि R होता है गैस कांस्टेंट, और T0 जो है वो यहाँ पर जो विलायक है, शुद्ध विलायक है, उसका हिमांक बिंदु है। अब हम KF के लिए जो यूनिट है, इकाई है, वो सीख लेते हैं। फिर से वही फॉर्मूला हम ले आते हैं कि डेल्टा TF बराबर KF इंटू M होता है। तो KF बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा TF अपॉन स्मॉल m। स्मॉल m को हम लिख सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम। तो जब हम KF की इकाई लिखेंगे तो वह प्राप्त होगी, ऊपर हम डेल्टा TF लिखें तो डेल्टा TF के लिए यूनिट हो गया केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, क्योंकि m के लिए हम लिख रहे हैं मोल प्रति किलोग्राम। तो KF के लिए जो इकाई होगी वो होगी केल्विन kg पर मोल। ये जो हिमांक में अवनमन है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसकी सहायता से हम विलेय का आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा हम क्वथनांक पे उन्नयन में सीख रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम आणविक द्रव्यमान विलेय का ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है वह Mb होता है, कैपिटल Mb। इसी तरह से जब हम विलायक के द्रव्यमान की बात करेंगे WA, विलेय के लिए द्रव्यमान होगा WB, और विलेय के लिए जो आणविक द्रव्यमान है वो हमने देखा Mb। तो उसी फॉर्मूला को फिर से हम लिख लेते हैं। सबसे पहले डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। स्मॉल m इक्वल टू लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल m यानी मोललता, मोललता यानी विलेय के जो मोल होते हैं वो 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ होता है। तो WB अपॉन MB यानी विलेय के मोलों की संख्या, ऊपर 1000 और नीचे हमने लिखा WA, जो मोललता के सूत्र के द्वारा हम सीख चुके हैं। अब डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M की जगह पे हम लिख सकते हैं WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। यहाँ से MB को हम इस तरफ ले आते हैं और डेल्टा TF को हम नीचे ले जाते हैं। तो MB यानी जो विलेय है उसका आणविक द्रव्यमान हमें प्राप्त होगा। ऊपर हम लिख रहे हैं KF इंटू WB इंटू 1000 और नीचे हम लिख रहे हैं डेल्टा TF इंटू WA। तो इस प्रकार हम विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना बड़ी आसानी से इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। आइए अब हम हिमांक में अवनमन से संबंधित कुछ अनुप्रयोग के बारे में जान लेते हैं। हिमांक में अवनमन आपने सीखा, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिला दिया जाता है तो विलायक के हिमांक में कमी हो जाती है। तो ये जो कमी है उसका हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिमरोधी विलयन का उपयोग। आप सभी ये जानते हैं कि कार में या मोटर वाहनों के रेडिएटर में जल का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। बर्फीले जगहों पर जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाती है, तो वहाँ पर यदि ये मोटर वाहन का प्रयोग किया जाता है और उसके रेडिएटर में यदि जल का प्रयोग किया गया है तो वो जल जमने लगती है, बर्फ़ में परिवर्तित होने लगती है। तो ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाती है और रेडिएटर के फटने का डर भी होता है। तो ऐसी स्थिति में
यहाँ पर जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल नामक एंटीफ्रीज पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये एंटीफ्रीज पदार्थ क्या होते हैं या हिमरोधी जो सॉल्यूशंस है वो क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसको मिलाए जाने पर विलायक का हिमांक और भी कम हो जाए उसे हम एंटीफ्रीज सब्सटेंस कहते हैं। तो जब कार के रेडिएटर में जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो वहाँ पर जो उसका हिमांक बिंदु है और भी कम हो जाएगा, तो जल के जमने की संभावना कम हो जाएगी। यहाँ पर चूँकि टेम्परेचर बहुत ही कम होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम चला जाता है टेम्परेचर पहाड़ी जगहों पे, बर्फीले जगहों पे, तो जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल एंटीफ्रीज पदार्थ के रूप में जब मिलाया जाता है तो वह जल के हिमांक को और भी कम कर देता है। तो ऐसे में जो रेडिएटर है उसके फटने का डर कम हो जाता है। अब हम दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं सड़कों पर जमे बर्फ़ को पिघलाने में। प्रायः देखा गया है कि जो पहाड़ी जगह होती है या बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सड़क में शीत ऋतु में वहाँ सड़कों पर बर्फ़ जम जाती है, तो ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन बर्फ़ को पिघलाने के लिए वहाँ पर या तो सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड को बिछा दिया जाता है या उसके ऊपर सड़कों के ऊपर छिड़क दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड एवं बर्फ़ का जो मिश्रण है उसका हिमांक बहुत ही कम होता है, तो इस तरह से सड़क में होने वाली दुर्घटना कम हो जाती है। तो ये तो हमने जाना कि किस प्रकार से हिमांक में अवनमन हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है या कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए अब हम हिमांक में अवनमन पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्न देख लेते हैं। शक्कर के 5% यानी द्रव्यमान आधारित यदि लिया जाए प्रश्न तो 5% जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। चूँकि यहाँ पर 5% द्रव्यमान आधारित प्रश्न है तो 5 ग्राम जो शक्कर है वह 95 ग्राम जल में घुला हुआ है। कुल विलयन का द्रव्यमान 100 है जहाँ 5 ग्राम शक्कर का है और जल का द्रव्यमान यहाँ पर 95 ग्राम है। शक्कर का आणविक द्रव्यमान यानी C12H22O11 = 342। मोललता का सूत्र होता है WB/MB और ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे WA। तो WB यानी 5 और MB यानी 342, ऊपर 1000 बटा नीचे हो जाएगा 95। इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.154 आता है। जब हम हिमांक में अवनमन की गणना करेंगे तो हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF, हिमांक में कमी आती है ना, तो T0F जो है वो शुद्ध विलायक के लिए है और TF विलयन के लिए हिमांक है जो कि कम है। तो मान हमें डेल्टा TF का प्राप्त होता है जब हमें कैलकुलेट करेंगे तो 273.15 माइनस 271 बराबर 2.15 केल्विन। डेल्टा TF का सूत्र है डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। KF बराबर डेल्टा TF/M। तो डेल्टा TF की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 2.15 और M की वैल्यू प्राप्त हुई है यहाँ पर 0.154। तो इस तरह से हम KF की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जब KF की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है उसके बाद हम ग्लूकोज विलयन के लिए अब देखते हैं मोललता। तो WB/MB इंटू ऊपर हो जाएगा 1000 चूँकि ग्राम में लिया जा रहा है वेट, तो नीचे WA जो कि विलायक का द्रव्यमान है। ग्लूकोज के लिए द्रव्यमान है 5 और नीचे MB 180। अभी हम दूसरे विलयन की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज विलयन के लिए मोललता ज्ञात कर रहे हैं। इससे पहले जब हमने
मोललता ज्ञात किया था वह शक्कर विलयन के लिए ज्ञात किया था। तो यहाँ m बराबर होगा 5/180। 180 यहाँ ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान है। चूँकि यहाँ पर 1000 ऊपर लेंगे और नीचे 95 ग्राम जो कि जल का यानी विलायक का द्रव्यमान है। जब ग्लूकोज को जल में घोला गया तो जल विलायक है, तो जल के लिए द्रव्यमान है 95। तो यहाँ मोललता प्राप्त होती है 0.292। तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। KF का मान यहाँ प्राप्त हुआ है 2.15/0.154। आप इसे सरल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू 0.292। जब हल करेंगे तो डेल्टा TF बराबर प्राप्त होगा 4.08। ग्लूकोज विलयन का हिमांक बराबर T0F माइनस डेल्टा TF। T0F यहाँ पर 273.15 माइनस डेल्टा TF है 4.08। तो कैलकुलेट करने पर चूँकि यहाँ पर हमें ग्लूकोज विलयन का हिमांक प्राप्त हुआ है 269.07 केल्विन। यह ग्लूकोज विलयन का हिमांक है। हिमांक में अवनमन पर आधारित एक अगला प्रश्न देख लेते हैं। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल यानी CH2OH CH2OH C2H6O2 इसका फॉर्मूला यदि लें को 600 ग्राम जल में घोला गया तो गणना कीजिए हिमांक में अवनमन और विलयन का हिमांक। यहाँ जल के लिए KF का मान दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल। चूँकि एथिलीन ग्लाइकोल यानी यहाँ पर विलेय है तो WB इक्वल टू 45 ग्राम WA यानी विलायक का जो द्रव्यमान है, जल का द्रव्यमान 600 ग्राम, KF का मान दिया है 1.86। जब हम एथिलीन ग्लाइकोल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं C2H6O2 का, तो यह C2 यानी कार्बन के लिए 12 गुणा 2 तो 24 मान प्राप्त हुआ, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6 क्योंकि 6 है यहाँ पर परमाणु हाइड्रोजन के तो प्लस हो गया 6, और प्लस ऑक्सीजन का 2 है परमाणु। ऑक्सीजन का जब हम द्रव्यमान लेते हैं तो वह है 16 गुणा 2 करेंगे तो 32। यहाँ आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है 62 ग्राम प्रति मोल। तो हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB। KF का मान दिया हुआ है 1.86 इंटू WB यहाँ 45 है इंटू 1000 अपॉन WA का मान है 600 ग्राम, और यहाँ MB एथिलीन ग्लाइकोल का जो आणविक द्रव्यमान है वह है 62 गुणा 62 हो जाएगा। तो डेल्टा TF का मान प्राप्त हुआ 2.25 केल्विन। शुद्ध जल का हिमांक यहाँ प्राप्त हुआ T0F बराबर 273.15 केल्विन। डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF, ये सूत्र होता है हिमांक में अवनमन पर आधारित सूत्र। यहाँ जब विलयन का हिमांक ज्ञात करेंगे यानी TF बराबर T0F माइनस डेल्टा TF। चूँकि डेल्टा TF का मान हमें प्राप्त हुआ 2.25 और जल की बात हो रही है तो शुद्ध जल के लिए हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें हम केल्विन में परिवर्तन करने के लिए 273 प्लस करेंगे तो 273.15 माइनस 2.25 केल्विन। विलयन का हिमांक प्राप्त होता है 270.9 केल्विन। तो यहाँ पर जब डेल्टा TF प्राप्त हो जाएगा उसके बाद हमें जो हिमांक में अवनमन का सूत्र है डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF, उस सूत्र में डेल्टा TF का मान रखेंगे और जो शुद्ध विलायक है उसके लिए हिमांक बिंदु रखेंगे तो विलयन का हिमांक हमें प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है हिमांक में अवनमन पर आधारित। 1 ग्राम वैद्युत अनअपघट्य 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन का हिमांक बिंदु
0.40 केल्विन कम हो गया। बेंजीन के लिए KF बराबर 5.12 केल्विन kg पर मोल। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ MB बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। WB का मान प्राप्त हुआ है, यहाँ पे WB दिया हुआ है 1.00 ग्राम, WA 50 ग्राम जो कि विलायक है, विलायक यहाँ पर बेंजीन है, और जो वैद्युतानुघट्य है वह यहाँ पर विलेय है। डेल्टा TF का मान दिया हुआ है, बेंजीन का हिमांक जो बिंदु है वो है 0.40 केल्विन। इतना कम हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं डेल्टा TF, यानी हिमांक में अवनमन दिया हुआ है प्रश्न में। KF का मान भी दिया हुआ है 5.12 केल्विन kg पर मोल। तो जब यहाँ मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला रखते हैं 5.12 KF के लिए हो गया, WB 1 ग्राम, चूँकि ग्राम में सभी वेट दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किए, नीचे विलायक का द्रव्यमान जो कि 50 है, और इनटू हिमांक में अवनमन दिया हुआ है 0.40। तो मोलर द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है विलेय का 256 ग्राम प्रति मोल।